हर 1,500-2,000 साल में इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा वॉर होता है, जिसमें हमारी सिविलाइजेशन लगभग खत्म हो जाती है। तो हम जो ग्रह देखते हैं, जिसकी कक्षा इस तरह से है कि वो दूर चला जाए तो हमारी रेंज में नहीं आता, और जब नज़दीक आता है तो कुछ समय के लिए, काल के लिए वो नज़दीक आकर के उसमें से, सपोज मैं टर्म यूज कर रहा हूँ एलियंसी, आप कर लो परग्रही, और वो आकर के जो उनको करवाना होता है करवाते हैं और फिर वो बैठ के दूर निकल जाते हैं। इसका पाथ अभी तक हमारी साइंस खोज नहीं पाई है। कैलाश एक कृत्रिम स्ट्रक्चर है, लोग मानते हैं उसके ऐसा अंदर एक हाँ, दूसरी अलग एजेंसीज मानती हैं। दूसरी एजेंसीज मानती है, खास करके मुझे लगता है रशिया की बहुत हाँ, स्टडी रशिया है का इस भी पर। रिसर्च उसमें रहा। उसके अंदर एक अपनी दुनिया है। तो क्या वो लोग सुपर ह्यूमन हैं? कभी क्या इन फ्यूचर हमारा उनसे मिलना जुलना हो पाएगा? क्या कुछ है वहाँ पर? मैं इसको एक कोरिलेट करते हुए आपको एक बात बताता हूँ, आप समझ जाओगे इस चीज को कि आप जो पूछ रहे हो वो कहाँ पे है। मेरे संन्यास गुरु परम पूज्य स्वामी सोमगिरी जी महाराज बीकानेर, ही वॉज ऑल्सो लर्नड हम्म। पर्सन इन हिज ओन टाइम, अभी तो शरीर में नहीं है, और इंजीनियरिंग के वो बहुत मातन प्रोफेसर रहे जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिए अपने उन दिनों में। तो आप समझ सकते हो कि वो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। एक बार हम आश्रम में, हमारा नियम था शाम को वॉक करने का, तो वॉक करते हुए हमारी बात होती, दिन में तो वक्त बहुत होते थे। तो बात चल रही थी ह्यूमन सिविलाइजेशन, अटैक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप एक चीज पे ध्यान दोगे कि हर 1,500-2,000 साल में इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा वॉर होता है, जिसमें हमारी सिविलाइजेशन लगभग खत्म हो जाती है, फिर से उसको स्थापित करना पड़ता है। वो चाहे आप उसको महाभारत से जोड़ो, रामायण से जोड़ो, वर्ल्ड वॉर 1 करो, वर्ल्ड वॉर 2 करो, वॉर सतत इस पृथ्वी पर चलता रहता है। और ये वॉर करता कौन है? मनुष्य ही तो करता है। पर उस मनुष्य को, ये जैसे हम कहते हैं ना सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, तो ये बुद्धि कौन देता है? तो आप बोलोगे गायत्री मंत्र वाला, दियो यो न प्रचोदयात्, वो परमात्मा देता है। तो अगर परमात्मा की प्रकृति है, तो परमात्मा की प्रकृति में फिर ये असुर क्यों है ना? तो मैं अभी किसी को कह रहा था कि ये शरीर है मेरा, मैं डॉक्टरों की फैमिली में पैदा हुआ हूँ, दुनिया भर की हाईटेक मेडिसिन्स मुझे दी जा रही हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर भी मेरे कान में मैल क्यों होता है? विकृति है ये। दुनिया की सबसे ऊंचे से ऊंची गाय का दूध भी 3 दिन में फट जाएगा, क्यों? क्योंकि विकृति है उसमें। गंगा जल भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप पीते जाओगे तो मर ही जाओगे, गंगा जल से ही मर जाओगे, या उसमें नाक तक गंगा जल आ गया तो डूब के मरोगे। तो प्रकृति और विकृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इट इज इनबिल्ट प्रोग्राम ह्यूमंस के अंदर, कि जिसमें हमारी सुरासुर वृत्ति, हम कैलाश की बात कर रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम रुद्री पाठ की जब बात करेंगे तो रुद्री में आएगा कि आप सुर और असुर दोनों के नाथ हो। है ना? तो गुरुजी से ये बात चल रही थी कि कोई एक ऐसी चीज है हमारे पृथ्वी के अलावा, इन प्लेनेटरी सिस्टम जो हम जो ग्रह देखते हैं, जिसकी कक्षा इस तरह से है कि वो दूर चला जाए तो हमारी रेंज में नहीं आता, और जब नजदीक आता है तो कुछ समय के लिए, काल के लिए वो नजदीक आकर के उसमें से, सपोज मैं टर्म यूज कर रहा हूँ एलियंसी, आप कर लो परग्रही, और वो आकर के जो उनको करवाना होता है करवाते हैं और फिर वो बैठ के दूर निकल जाते हैं। इसका पाथ अभी तक हमारी साइंस खोज नहीं पाई है। साइंस सब कुछ तो नहीं खोज पाई है, हर रोज नई खोज होती है। उस टाइम गुरुजी ने कहा कि ये जो बोल रहे हो इस चीज को, लेकिन साइंटिफिकली कैसे प्रूव करोगे? ये नहीं प्रूव हो सकता, क्योंकि कोई प्लेनेट है छोटा सा, वो जो आ जाता है और फिर वर्टिकली उस पाथ से दूर के पाथ में निकल जाता है। तो आप जो कैलाश की सिविलाइजेशन कहते हैं, तो हो सकता है, मैं ये हो सकता है फैन बट्स में ही बात कर रहा हूं, कि इसका सुपरविजन, जैसे बोलते हैं ना कि प्लेनेट की इंचार्ज जिनको भी दिया गया हो, जैसे पॉलिटिकल होता है ना, पालक मंत्री बना दिया इस एरिया का पालक मंत्री, तो पृथ्वी के कुछ जो एंटिटीज पालक होंगे, उनके रहने करने की जो व्यवस्था मानो कि कैलाश के अंदर हो सकती है। तो जो जहां से वो कमांड देते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। एक फ्रेंच राइटर को मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि इस तरह का ट्रैवल करते हुए वो फ्रांस तक पहुंचे थे। उनके तिब्बतन गुरु थे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक एंड ऑल दीज थिंग, बट वो चीज़ मेरी स्मृति में रह गई
इट्स ऑथेंटिक। तो ये चीज़ हो सकता है कि वो सुपर ह्यूमन बीइंग्स हो और हम ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हों और वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं किसी न किसी से करते हों। अदरवाइज़ मुझे बताओ, चाइना के लिए कौन-सी बड़ी बात है? अगर उस एरिया को कैप्चर ही करना है तो बॉम्बार्डमेंट कर के कर ले, खत्म कर ले। लेकिन उसको उस तरह से नहीं जीता जा सकता है। आप तिब्बत के उस पार्ट को ऐसे जीत नहीं सकोगे। आपको जीतने के लिए आपको अगर और थोड़ा-सा इसमें रिसर्च करोगे तो हिटलर का इंटरेस्ट था इस एरिया में। यस। तो एडॉल्फ हिटलर ने अपनी पूरी टीम भेजी थी कि उनसे कुछ चीज़ें सीखी जाएँ। तो कहा जाता है, आई डोंट नो कि ये कहाँ तक सच होगा, कि जैसे विमान का शास्त्र, जैसे विमान पुराण हमारे पास है और उस वक़्त सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो विमान वगैरह सब आया। लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन की जो बात है, इसकी खोज में ही हिटलर चाहते थे कि मुझे कुछ अच्छे से अस्त्र-शस्त्र मिल जाएँ। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पंडित सातवलेकर जी के, पद्म विभूषण पंडित सातवले जी के पुस्तक से। वो कहते हैं कि त्रिपुट जिसको आप स्वर्ग कहते हो, वो स्वर्ग कैसा होगा? बढ़िया से खाओ-पियो, ठंडा होगा, एसी वाला इफ़ेक्ट। वो कहते हैं वो त्रिपुट था। और त्रिपुट में जो उसमें बना हुआ एंटिटी उनका सर्वोपरि होगा, उसका नाम, पद का नाम, नॉट एज़ अ इंडिविजुअल बट एज़ अ पोस्ट, इंद्र है। अब आप ऋग्वेद को वगैरह को पढ़ोगे वेदों में, तो राजा नीचे के पृथ्वी के क्या करते हैं, उसमें इंद्र को अपना देते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो घृत जाएगा, घी, गाँव का घी जाएगा, शहद जाएगी, जौ जाएंगे, तिल जाएंगे और खाने के पदार्थ दे रहे हैं। तो खाने के पदार्थ इंद्र क्या करेगा? तो सातवालेकर जी लिखते हैं, पढ़ने लायक पुस्तक। सातवालेकर जी लिखते हैं कि चूंकि तिब्बत के अंदर खेती वगैरह नहीं हो सकती है, लेकिन ठंडे प्रदेश के अंदर अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते हैं। तो जो वज्र है या इस तरह के आर्म्स एम्युनिशन वो वहां पैदा कर दिए जाएंगे और बदले में आप जो मुझे देते हो, घृत है, हनी है, जो भी पदार्थ देते हो, उसके बदले में आपको प्रोटेक्शन या अस्त्र दिए जाएंगे। जैसे अमेरिका गारंटी देता है ना, इतना दे दो मैं सिक्योरिटी दूंगा। तब ये त्रिपुट या तिब्बत वो काम करता था। लेकिन कालांतर में हो सकता है सुपर नेचुरल जो भी डिजाइन रही या कॉस्मिक डिजाइन रही, कि ये कनेक्ट हम टूट गया हमारा और हमने इंद्र जो पद था उसको व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, इंद्र के साथ, कि इंद्र भगवान है और मेनका और रंभा नाच कर रही हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बट इन चीज़ों को जब आप तिब्बत के परिप्रेक्ष्य से सोचते, देखते और समझने का प्रयास करते हो ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स, तो आपको लगेगा कि यस, ये चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। हम उसको अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वॉट एवर मे बी द रीजंस। और यही चीज़ आप अगर महाभारत के ग्रंथ पढ़ते हो तो तिब्बत को आप महाभारत से भी कनेक्ट करोगे और अपनी यात्रा के अंदर जो अस्त्र शस्त्र अर्जुन और जो पांडव यूज करते हैं उसका कनेक्ट आपको तिब्बत से मिलेगा। तो तिब्बत आज भी पावरफुल गादी है। तिब्बत में आज भी उतना ही ज्ञान, उतना ही रहस्य है। तिब्बत आज भी उतना ही मिस्टिक है। तिब्बत आज भी उतनी ही ऊर्जा का भंडार है। और मुझे लगता है कि अगर विश्व में कहीं कोई बड़ी क्रांति होगी आध्यात्मिक तो वो तिब्बत से ही हो सकती है। और कहते हैं ना, कली जी का अवतार भी शंबाला, तो श्रृंगीला शंबाला वही स्थान है। तो वहां पे हो सकता है। सो दीज थिंग्स आर ऑल हाइपोथेटिकल, आप सोच सकते हो इफ एंड बट इट नीड्स मोर रिसर्च, मोर स्टडी एंड मोर डेडिकेटेड सोल्स। बिल्कुल गुरुजी आप ये समझिए कि इस वक्त हम एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हैं। मशीन कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग, कितने टर्म्स आ गए हैं कि मशीनें आपस में बात करेंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कार में एक मशीन है, दूसरी कार में एक मशीन है, वो आपस में बात करेंगी। कोई स्विच नहीं है, कुछ नहीं है। ये पूरा जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे। आज से हम अगर 100 साल पीछे या 200 साल पीछे चलें और उन लोगों को बताएं कि नो वन ये विल सारी बिलीव। चीज़ें, एक ज़माना आएगा और ये सारी चीज़ें होंगी, उन लोगों को लगेगा कि क्या फालतू की कोई बातें कल्पना कर रहे है, हैं ये। बिल्कुल। तो हो सकता है कि हम वो एरा देख कर आए हों जो आप इंद्र की बात कर रहे हैं, जो उपाधि की बात कर रहे हैं, जो उस रेल्म की बात कर रहे हों, और हम इस लायक ही नहीं थे कि उस रेल्म की को हम संभाल कर रख पाए, तो वो लुप्त हो गया या शायद उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल है जिनके पास पात्रता है। मैं एक इंटेलेक्चुअल गैदरिंग के अंदर था, पूना के अंदर।
तो उसमें वो मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड वो प्रोफेसर शेयर कर रहे थे, बोले स्वामी जी ये हमने कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए। महाभारत की युद्ध जो हुई वो उतने बड़े स्तर की युद्ध हुई, इतने बड़े स्तर की युद्ध हुई, जो आइंस्टाइन कहते हैं ना कि हम अपने ब्रेन का 100% यूज ही नहीं कर पा रहे, कुछ सिंगल डिजिट ही प्रतिशत हम यूज कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनकी रेडिएशन का ही असर है कि ह्यूमन रेस ने अपना पूरा इंटेलिजेंस खो दिया है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है। आजकल बच्चे देखो चतुर ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स वगैरह भी मिलने लगे, सारा कुछ। उनकी ऐसी थियरी है कि द टाइम विल कम वेरी सून जहाँ पर आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा और वो एक ज्योतिष आधार भी कहो कि हम एलियंस से बात कर पाएंगे, वो एलियंस परग्रही हमसे सुपीरियर जो भी हों, हो सकता है कि वो समय हम बहुत नज़दीक में, व्हाट आई फील कि ये 2040 के आसपास का समय आना चाहिए जहां हम एक लेवल तक उनसे कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि अगर मुझे आपसे मोबाइल पे बात करनी है तो मुझे मोबाइल फ़ोन ही लेना पड़ेगा, लैंडलाइन से तो मैं बात नहीं, मतलब मोबाइल से ही बात हो सकती है, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो उस लेवल को एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैच करने के लिए ह्यूमन रेस जो है उसको अपना इंटेलिजेंस उतने लेवल तक लाना ही पड़ेगा। और इफ हाइपोथेटिकली भी मैं बोलूं कि हाँ, महाभारत के अंदर इतना नाश हुआ कि हमने अपनी वो लेवल, जैसे आज जापान के अंदर वो रेडिएशन की वजह से नॉर्मल बच्चे तो नहीं हिरोशिमा पैदा हो रहे हैं, नागासाकी। तो अगर जापान के ऑर्डिनरी एटॉमिक बम, ऑर्डिनरी किस परिपेक्ष में बोल रहा हूँ, महाभारत के अस्त्र शस्त्रों में पाशुपतास्त्र चला होगा, ये चला वो चला, तो वो रेडिएशन से ह्यूमन रेस अपना अगर नुकसान हो भी गया है तो एक समय तो लगेगा। और काल के उस गणना में 2000 साल या 2500 साल बहुत बड़ा समय नहीं है। So we are still, growing. Again, we are growing. बिल्कुल। और मेरा तो बहुत मन है, ये एक मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा है कि मेरे रहते कैलाश के बारे में जितनी बातें हैं वो सारी बातें सामने ज़रूर आएँ। कुछ बातें तो आएँ कि जो लोग ये बात कहते हैं कि साइंस कैलाश के मिस्टिसिज़्म को नहीं मानता। साइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक मैग्नेटिक फ़ोर्स है, उसने उसको साइंस की परिभाषा में परिभाषित कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और चढ़ना या विमान का जाना रिकमेंडेड नहीं है, या कोई जा ही नहीं पाया। जिसने भी भेजा उसके विमान गिर गए, टूट गए, उनको दिशा ही नहीं मिली, वहाँ पे सिग्नल ही नहीं काम किए, ठीक ह्यूमन है। माइंड को एक लिमिटेशंस हैं। रामकृष्ण के बात को ही मैं बोलूँगा कि अनंत को नापने के लिए आपके पास इंटेलिजेंस भी अनंत होनी चाहिए, है ना? 1 किलो नापने के लिए जैसे 1 किलो का पात्र लगता है, तो इन्फिनिटी को नापने के लिए आपको इन्फिनिट होना पड़ेगा। बॉडी में रहकर आप इन्फिनिटी को नहीं नाप सकते हो। सो कैलाश एक वो सब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी से जुड़ा हुआ है। और ऑर्डिनरी बॉडी में रहते हुए ज़मीन पे इस तरह सी लेवल में रहते हम उसकी विचार करें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है ही। लेकिन आई बिलीव ये साधना के मार्ग से, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से, और जिन खोजा तिन पाया, जो खोजने के लिए निकले, फिर उनको लगता है कि किससे शेयर करना, वो लेवल भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप ये जब बातें करते हो तो एक लेवल की लोगों से बात होती है, तो उतनी लेवल के हमारे पास कितने लोग हैं जो कैलाश पर रिसर्च कर रहे हों, कैलाश की बातों पर कोई खास मनन चिंतन हो रहा हो। बट टाइम विल कम डेफिनेटली। आई एम क्वाइट श्योर कि महादेव के उस स्थल पर, कैलाश के उस जगह पर काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलेगा। संगत बहुत मायने रखते हैं। अब स्टीफन हॉकिंग से काम इंसान के पास जाके अपनी कैलकुलेशंस बताते, सब उनको बोलते क्या पागल इंसान है। यही अध्यात्म के साथ भी हो रहा है, तो सही जगह पे सही बात करना और सही बात पहुँचे सही लोगों तक, ये ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना बिल्कुल पर्सनल, आपके दिल के बहुत करीब कैलाश का अनुभव आज शेयर किया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फिर मिलेंगे स्वामी जी। नारायण। देखिए, कैलाश का जो अनुभव है वो हर किसी का अपना अनुभव है। आप गए हों चाहे आप ना गए हों, ना गए हुए वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि कई लोग हैं जिनको ड्रीम्स के माध्यम से कैलाश के दर्शन होते हैं और बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोल है वो भी कैलाश से जुड़ी हुई है। आपके इस पर्वत से जुड़े हुए, कैलाश से जुड़े हुए क्या अनुभव रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए इलावर्स के साथ। एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।